नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण कथन मैंने आज लिए हैं ये किसी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर से पहले हमने हिंदी आलोचनाकारों के महत्वपूर्ण कथन के ऊपर भी वीडियो लेक्चर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। और इस वीडियो लेक्चर के बाद हम फिर हिंदी कविताओं के महत्वपूर्ण कवियों के कथन पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी। काफ़ी दोस्त कथनों के ऊपर वीडियो लेक्चर लाने के लिए कह रहे थे, तो चलिए ये सीरीज़ भी मैंने साथ ही साथ शुरू कर दी है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कहा है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें पढ़कर कुछ लोगों को गीत गोविंद जो जयदेव की है के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली जो विद्यापति की है के पदों में भी। तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कहते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसे आज है। अगला कथन है श्याम सुंदर दास का। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये कथन श्याम सुंदर दास का है, पूछा जाता है एग्जाम में, ले लिया है मैंने। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर के बारे में कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कबीर ने अपने झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अगला भी रामचंद्र शुक्ल का है। जिस प्रकार रामचरित्र मानस का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं ऐसा। अगला है भ्रमर गीत सूर्य साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला सुदामा पांडे धूमल का कथन है कि कोई कवि विचार और भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, ऐसा धूमल जी कहते हैं। महत्वपूर्ण सारे कथन लिए हैं तो ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं देख देख के। अगला है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में अध्यात्मक धारा छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। अगला नामवर सिंह का कथन है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और कराने से हुआ था। अगला कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। कहते हैं, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्राण अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही
रचाव मुक्तिबोध में है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला है रामविलास शर्मा का कथन, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट ना हो रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं। अगला है रामकुमार वर्मा का कथन, सूरदास की कविता में विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। रामकुमार वर्मा का कथन है। अगला है रामचंद्र शुक्ल का, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तव चुना हुआ गुलदस्ता। रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास की जो बुक है, उस बुक से मैं उनके महत्वपूर्ण कथन की भी एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी, तो आप ऐसे ही बने रहें साथ। अगला है, मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती, ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला रामचंद्र शुक्ल का है, जो घनानंद के संबंध में कहते हैं कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। घनानंद के संबंध में कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है डॉक्टर नागेंद्र का कथन, प्रगतिवादी समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। अगला है, दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। महादेवी वर्मा का कथन है। अगला है रामकुमार वर्मा का कथन, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। रामकुमार जी ऐसा कहते हैं। अगला कथन है मुक्तिबोध का, यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, ऐसा मुक्तिबोध जी कहते हैं। अगला बच्चन सिंह का कथन है, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। अगला कथन है रामविलास शर्मा का, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। रामविलास शर्मा जी कहते हैं ऐसा। अगला कथन है मुक्तिबोध का, फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्ति योग्यता अनुभव जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का परिपेक्ष होता है। ये मुक्तिबोध का कथन है। तो चलिए, ये तो खत्म हो गया। तो ये था आज का हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगला मैं लेकर आऊँगी हिंदी कविताओं के महत्वपूर्ण कथन। तो आप ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल और अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।